हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आपकी पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की 10वें नंबर की कक्षा है। इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी है और आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि अगर आपकी कोई भी पिछली क्लास मिस हुई हो तो आप वहां से प्लेलिस्ट में सीधे जा करके अपनी कोई भी बाकी बची जो भी क्लास है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आपका होगा टेस्ट। कौन से टॉपिक का? तो जो टॉपिक हमने कल क्लियर किया था, भूकंप और वायुमंडल की संरचना, इसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। यानी जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था उसका आज प्रैक्टिस होगी, या ये समझ लीजिए उसका टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को आंसर देने की कोशिश करनी है। आपका कल का रिवीजन भी इसी के साथ साथ हो जाएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपना उत्तरदायित्व जो है वीडियो को शेयर करने का अपने फ्रेंड्स के साथ, वो पूरा करना होगा। जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूकंप वाले चैप्टर से, अर्थक्वेक वाले चैप्टर से आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको सबसे पहले लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, ये पहला ही प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि भूकंप मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है किसमें? बोफोर्ट पैमाने में, या डेसिबल में, या न्यूटन में, या रिक्टर पैमाने में। तो आपको बताना है, कल ही हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, किस स्केल पर मापा जाता है और किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये भी हमने कल की क्लास में सीखा था। तो जल्दी से आंसर करिए, कौन सी स्केल पर भूकंप को मापा जाता है, कौन से पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। तो कौन से ऑप्शन के साथ आप सभी जाना चाहेंगे? बड़ी संख्या में ऑप्शन नंबर डी आप सभी चुन रहे हैं। एकदम सही जवाब है, रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और कोई मुझे ये भी बता दीजिए कि कौन से यंत्र के द्वारा, कौन से इक्विपमेंट की हेल्प से भूकंप की कौन से यंत्र में ये रिक्टर पैमाना लगा होता है जिससे कि हम भूकंप मापते हैं। यानी भूकंप मापी यंत्र क्या, कौन कहलाएगा? तो जल्दी से आंसर करें, ये भी हमने कल की क्लास में जाना था। तो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है, अगर यंत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सिस्मोग्राफ बताएंगे। क्या बताएंगे? सिस्मोग्राफ यंत्र की मदद से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। कौन से पैमाने पर? तो रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम आगे चलेंगे, इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता मापी जाती है। किसकी तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर पैमाने से। देखिए, वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। इस बार जो आपका आंसर है उसका तो बना दिया है क्वेश्चन, और जो इससे पहले प्रश्न था वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्टर पैमाने पर आप क्या मापेंगे? भूकंप की तीव्रता ही तो मापेंगे, अभी तो हमने जाना। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिक्टर पैमाने से। और कौन से यंत्र से? तो सिस्मोग्राफ यंत्र की मदद से। ठीक है, चलिए, अच्छा आप ये बताइए, अगर भूकंप की तीव्रता 1 अंक बढ़ जाती है तो उससे नुकसान कितना बढ़ जाएगा? तो ये हमने जाना था कि 10 गुना उससे जो नुकसान है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर भूकंप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको आप अपने नोट्स में जरूर शामिल कर ले, जो भी नई चीजें मिलेगी इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो अभी अभी हमने जाना, सिस्मोग्राफ। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। कौन से यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की खोज या इसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो जॉन मिलने ने, और 1880 में।
ठीक है। इसके साथ ही सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, तो जापान है। सबसे ज्यादा भूकंप यही आते हैं, जापान। और भूकंप मापने की इकाई क्या है या किस पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है, तो रिएक्टर या रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है, या भूकंप मापने की ये एक इकाई है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरों को क्या कहते हैं, तो जब समुद्र में भूकंप आता है तो उससे जो लहरें ऊपर उठती है उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ आपका हिमालय पर्वत और गुजरात। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो सुनामी शब्द है जिसके बारे में हमने जाना कि समुद्र में जब भूकंप आता है उससे पानी की लहरें ऊपर उठती है जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो ये सुनामी शब्द किस भाषा का है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, रिक्टर मापक पर कितने अंक अंकित होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं या अंक इस पर जो है रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर अंकित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भूकंप से संबंधित आपकी सारी जानकारियां। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे चक्रवात से संबंधित। चक्रवात हम इससे पहली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, चक्रवात देख चुके हैं। एक बार चक्रवात से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। अगर आपने कल की क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाली स्पेस ले लेती हूँ ताकि आप लोग आंसर बता पाए बिना देखे। ओह सॉरी, हमने चक्रवात अभी नहीं पढ़े हैं। चक्रवात को तो मैं आपको ट्रिक से कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी नहीं, आपका चक्रवात का थोड़ा सा टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चक्रवात को सीखेंगे लेकिन ट्रिक से सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास में। आज हम अपने ही टॉपिक पर रहते हैं जो कि जिससे हम आज आपसे प्रश्न पूछने वाले थे। तो ये बताइए मुझे, सुनामी का क्या कारण है, सुनामी का कारण क्या होता है? ये आपका हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। और अभी अभी कुछ समय पहले ही हमने जाना कि जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उससे जो लहरें उठती है उनको ही हम सुनामी कहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन फिर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, क्या उसको सुनामी कहेंगे, या मछलियों का बड़ा समूह, या पिघलता हुआ ग्लेशियर, या समुद्र तल में भूकंप का आना। तो समुद्र तल में जब भूकंप आता है और उसी से क्या होती है, फिर लहरें उठती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और सुनामी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपका हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। ऑप्शन ए, भूकंप। तो क्या भूकंप प्राकृतिक आपदा है? हाँ, ये तो भूकंप तो प्राकृतिक आपदा होती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट से आग लगना। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं होती, उसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये अलग ही कारणों से जो है शॉर्ट सर्किट में आग लगती है, वो प्राकृतिक आपदा हम उसको नहीं कहते हैं, और आपदा तो खास करके नहीं कहते हैं। तीसरा है सुनामी, बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है। और डी ऑप्शन क्या है, चक्रवात, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो कौन सी नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे बताया गया है कि आपदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक तरफ मानव जनित आपदा और दूसरी तरफ है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन या सुनामी। और गाइस, आपको ये कई बार सीधा सीधा इतना आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति जनित आपदा है या निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें मानव जनित कौन कौन सी होती है। कोई भी रासायनिक दुर्घटना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। आगे बात करें परमाणु दुर्घटना, महामारी का फैलना, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है तेजी से जनसंख्या का बढ़ना।
और वनाग्नि, वन में लगने वाली आग, वो भी मानवीय कारणों से ही ज़्यादातर लगती है। शॉर्ट सर्किट में लगी आग और मानव जनित भूस्खलन। मानव जनित भूस्खलन कब होता है? जैसे माइनिंग करते समय या कोई आप कह सकते हैं किसी विस्फोटक पदार्थ का जब परीक्षण करते हैं तो वे सभी कारण होते हैं मानव जनित भूस्खलन के। ठीक है, तो ये सभी हमने आपदा के प्रकार जाने, प्राकृतिक और मानव जनित आपदा कौन कौन सी होती है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, आपका उत्तराखंड टेट में आया हुआ प्रश्न है और वो भी एक नहीं 3 बार। ठीक है, 2 बार उत्तराखंड टेट में, 2015 और 2014 में एज इट इज उत्तराखंड टेट में, और 2014 में ही यूपी टेट में पूछा गया ये प्रश्न है, यानी ये तगड़ा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है और यूपी टेट में भी और यू टेट में तो 2 बार। पूछा क्या है? भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, यानी कौन उनकी पहचान करता है, भूकंप की तरंगों की पहचान कौन करता है, किससे उसकी तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि तरंगों को निरूपित कौन करता है। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, पूछा वही अपना पुराना प्रश्न है कि भूकंप की तरंगों को मापता कौन है। तो कौन मापेगा? ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी है और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ठीक है, कौन मापेगा? सिस्मोग्राफ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? क्या कहा है कि पृथ्वी के भीतर की जो हलचल होती है उसका हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? भूविज्ञान की मदद से, या भूकंप विज्ञान, या प्लेट विवर्तनिकी, या फिर सर्वमापलिक। ठीक है, सर्वमापलिक की मदद से। तो बताइए जल्दी से कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे कि अगर पृथ्वी के भीतर की जो हलचल है उसका अध्ययन करना है, तो यानी भूकंप का अध्ययन करना है, भूकंपीय लहरों का अध्ययन करना है, भूकंपीय लहरों की वजह से ही तो पृथ्वी के भीतर हलचल होगी, तो यानी भूकंप विज्ञान उसको हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया बिल्कुल सही है, इसको हम क्या कहेंगे? भूकंप विज्ञान कहेंगे, जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र की मदद से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए, वायुमंडल एवं संगठन एवं संरचना, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। भूकंप के आपके हो चुके हैं और इनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, यानी जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक आपका वायुमंडल है उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, उस लेयर को क्या कहेंगे जो आपकी पृथ्वी तल के सबसे नजदीक स्थित है, उस मंडल को आप क्या कहेंगे? तो बताइए वो ट्रिक क्या थी? आपकी यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इंग्लिश वाले इंग्लिश में बताइए और हिंदी वाले हिंदी वाली ट्रिक बताइए जो आपको कल सिखाई गई थी। हिंदी वालों की क्या थी कि छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छोड़ से क्षोभ बनता है, क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल होता है, पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है, तो इसी से आपको पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बात करें इंग्लिश वालों की तो सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, सबसे निचली लेयर को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ट्रिक क्या थी? ट्रस्ट मी इन एग्जाम्स। ठीक है, ये आपकी ट्रिक थी, तो ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे हम क्षोभ मंडल को, ये सबसे नजदीक परत होती है पृथ्वी तल की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं थी, कोई मुझे ये भी बता दे, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी? सारी विशेषताएं फटाफट से एक बार लिख दीजिए। सबसे पहले तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी कौन से मंडल में होंगी? आपकी क्षोभ मंडल में होगी। ठीक है, जैसे आंधी का आना, तूफान, ठीक है, बारिश, कोहरा पड़ना, ये सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और क्या होता है क्षोभ मंडल की? और कोई विशेषता बताइए। एक ये पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, ये भी तो इसकी एक विशेषता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, घनत्व सबसे ज्यादा या सर्वाधिक होता है। ठीक है,
ये भी हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से जाना था। ये इसकी कुछ क्या हो जाती है, विशेषताएं हैं। तो आगे चलते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपने नोट्स में इसको आप जरूर ऐड कर लीजिए। आपका यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछा है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर तो टेम्परेचर मापने के लिए होता है, तो ये तो नहीं है। और सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, यानी ये भी नहीं होगा। और हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, तो यानी ये भी इसका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, बैरोमीटर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, बैरोमीटर कहलाएगा। और इसके अंतर्गत कौन सी पारा धातु भरी हुई होती है। ठीक है, बैरोमीटर के अंदर। और अगर बात करें थर्मामीटर के अंदर भी पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 59। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। यानी कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उनके परसेंटेज अगर मिला दे तो 99% के लगभग भाग जो है उन्हीं दो गैसों का होता है, जिनमें ऑप्शन ए है ओजोन और ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ये ऑप्शन नंबर डी आर्गन एवं ओजोन। तो बताइए फटाफट से, जल्दी से मुझे बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी वे दो गैसें हैं जिनको मिलाकर के 99% हिस्सा या हिस्सेदारी वायुमंडल में उन्हीं दो गैसों की होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका सही जवाब, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपने सही जवाब चुना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, और इनमें भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कितनी मात्रा में मिलती है, तो लगभग 78%। और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिलती है, लगभग 21%। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही 2014 में पूछा गया हो, लेकिन ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होने की इसकी संभावना रहती है। तो जल्दी से बता दीजिए, ओजोन लेयर, ओजोन परत वातावरण की किस सतह में पाई जाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश में भी आपको नाम करने, याद रखने अनिवार्य है, उसी का उदाहरण आपके सामने है कि यहाँ आपको जो ऑप्शंस में लेयर्स के नाम दिए गए हैं वो सारे इंग्लिश में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। तो बताइए अब जल्दी से, ओजोन लेयर कौन सी परत में पाई जाएगी। ठीक है, हिंदी में तो हमें पता था कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, लेकिन अगर वहीं इंग्लिश की बात करें तो क्या था, ट्रस्ट मी इन एग्जाम्स, तो TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता था स्ट्रेटोस्फेयर यानी आपके समताप मंडल में, तो यहाँ वायुयान उड़ते थे। ठीक है, वायुयान उड़ते हैं कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, आपके समताप मंडल में। और क्या इसकी खास बात है, अच्छा ये बताइए मुझे, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी। तो ये लगभग 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट होती है, यहाँ तक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर मिलेगी। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, अब साथ साथ आपको मुझे ये बताना है कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सी गैस करती है। तो आपने शायद कल वाली क्लास में मैंने पूछा था आपसे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी रेफ्रिजरेटर AC से निकलने वाली जो आपकी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है ओजोन लेयर पर। ठीक है, पैराबैंगनी। और ये ओजोन लेयर क्या काम करेगी, ये ओजोन लेयर
सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, अगर उन्हीं ओजोन लेयर में ही छेद हो जाएगा तो फिर वे हार्मफुल पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकेगी और सीधा वो त्वचा पर पड़ने से उससे त्वचा कैंसर भी हो जाता है। तो इतना जानना इसके लिए बस आप कह सकते हैं कि इतना काफ़ी है इसके बारे में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कौन से मंडल में? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? ठीक है, आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है और यू टेट में भी। इन दोनों का तो पूरी टक्कर रहती है, उत्तराखंड और यूपी टेट की, कि भाई देखते हैं कौन एक दूसरे के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों में सेम ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से, अधिकतर पेड़ पौधे कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है भाई, स्थल मंडल में ही सबसे ज्यादा पाए जाएंगे पेड़ पौधे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। और अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में ही क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि स्थल मंडल में वे सभी तत्व पेड़ पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं जो उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सनलाइट। ठीक है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, मिनरल्स, ये सभी उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उनके विकास के लिए पेड़ पौधों के। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जो है वो स्थल मंडल में ही मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका मैंने कहा था बन जाता है और आपके सामने उदाहरण के तौर पर ये प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा बताइए कितनी होती है। तो आपके पेपर में पूछी जाती है। यहाँ तो नाइट्रोजन की पूछी गई है, हो सकता है आपसे ऑक्सीजन की पूछ ले, आर्गन की पूछ ले, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की पूछ ले। तो ये प्रमुख प्रमुख गैसें ऐसी है जिनके नाम और इनकी मात्रा आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा जवाब यहाँ पर आप सही बताएंगे? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की 78% के लगभग क्या होती है मात्रा? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन की कितनी होगी? इसी के साथ आपको बताना है आर्गन की कितनी परसेंटेज होगी, क्योंकि हम इसके बारे में पहले बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी मुझे बताइए साथ के साथ। ठीक है, तो इन तीनों की जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इन तीनों को कितनी प्रतिशत में ये तीनों अलग अलग मात्रा में मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको हम क्या छाया रहता है, इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका पंजाब टेट में पूछा गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय समताप मंडल बादल या ध्रुवीय बवंडर कहेंगे, या फिर दोनों, या फिर निम्नलिखित में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये हवा का बवंडर कैसे बनता है, वो भी समताप मंडल में अगर बात करें तो बहुत तेजी के साथ जब हवा चलती है, पवन चलती है, और वो भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेगी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और कौन से मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में जिसमें ओजोन लेयर पाई जाएगी, वायुमंडल वायुयान उड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेजी के साथ क्या करती है, वायु चलती है, हवा चलती है, और वो भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेगी। ठीक है, जिसे बवंडर के नाम से जानते हैं, या जिसको हम ध्रुवीय बवंडर का नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है जेट पवने। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जेट पवने या जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्यों कहा? क्योंकि आप जानते हैं कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो जेट यानी वायुयान से इसको संबोधित कर लीजिए, और जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं कि समताप मंडल में जो तेजी के साथ हवा चलती है, बवंडर जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय बवंडर, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है,
चलिए अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपसे अगले प्रश्न में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यू टेट में 2 बार और यूपी टेट में 1 बार पूछा जा चुका है और फिर से यू टेट और यूपी टेट के बीच में यहाँ टक्कर थी। 2014 में ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पूछा गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, बताइए। ये प्रश्न तो मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ देर पहले ही लगभग ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिला था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो बता दीजिए, अब तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। वायु का संवहन इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती है, साथ ही ग्रीन गैस हाउस प्रभाव भी इसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 66। यहाँ आपसे पूछा गया है वायुमंडल में कौन सा भाग प्रकाश की पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में इनडायरेक्टली बात की थी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो जल्दी से बताइए, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग इसका देंगे। मैंने क्या बताया था कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन लेयर क्या काम करती है कि जो प्रकाश की पैराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक है, तो समताप मंडल में ही तो पाई जाती है ओजोन लेयर, तो इसका मतलब कौन सी सतह रोकती है, समताप मंडल रोकती है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी वजह से हम इस परत को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक या जीवन कवच के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, जीवन का सुरक्षा कवच के नाम से हम इसको, इस परत को जानते हैं, कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, जिससे कैंसर का खतरा होता है इस अल्ट्रावायलेट रेज से। और आंखों की एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, उसे होने का खतरा रहता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा प्रभावित करे। ठीक है, और अगर ओजोन परत इसको ना रोके तो फिर ये डायरेक्टली पृथ्वी पर आएगी और उससे ये सभी आपको देखने को मिलेगी, क्या खामियां या इसके प्रभाव। तो ये आपने देख लिया, आपका 2016 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ आपसे पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है। तो क्वेश्चन अभी आया था कुछ समय पहले, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। और अब तो हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन मिलती है, और कितनी परसेंट मात्रा में, तो 78%। तो ये तो अब आपका सपने में भी गलत नहीं होने वाला है, इतनी बार हम लोग इसको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो याद हो गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आपको ये वायुमंडल का संगठन यानी आपको दिखाया गया है कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो आप यहाँ इस फिगर की हेल्प से, इस डायग्राम की पाई चार्ट की हेल्प से देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, नाइट्रोजन का है 78%, और 21% किसका है, ऑक्सीजन का। बाकी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93 आर्गन, और बाकी सभी 0.04। ठीक है, इस तरीके से ये एक डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इनमें से लगभग हम सभी कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो भी नए पॉइंट्स होंगे उनको आप अपने नोट्स में शामिल जरूर करें। इनमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्यों, क्योंकि जितने भी मौसमी घटनाएं होगी, मौसमी परिवर्तन होते हैं, वो सभी इसी में होते हैं। और दूसरा नाम मैंने आपको अभी बताया था, संवहन मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, पाला, ओलावृष्टि आदि घटित होते हैं।
तो ये सभी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती है। तो अभी हमने जाना कि जेट स्ट्रीम धाराएं किसे कहते हैं, जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेजी के साथ धारा बहती है, पवन की धारा बहती है, उसको हम जेट पवनें कहते हैं या जेट स्ट्रीम कहते हैं। और दोस्तों ये क्षोभ मंडल के तो ऊपरी सतह में या सबसे ऊपरी भाग में और समताप मंडल के सबसे निचले भाग में ये बहती है। ठीक है, तो मान के इन्हें क्या चलते हैं, इन्हें क्षोभ मंडल में ही मान करके चलते हैं, बाकी इन दोनों के बीच में ये हवाएं चलती है। तो आप लोग इसको अगर क्षोभ मंडल मिले तो क्षोभ मंडल ही इसका आंसर आप लगाएंगे। आगे है ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है, तो समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है वो पाई जाती है। रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती है, तो ये हमने कल जाना था कि जो रेडियो तरंगे होती है वो आयन मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में, आयन मंडल में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई आयन मंडल की होती है। अब आगे चले, 4 ऑप्शन आपके सामने है, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो थर्मोस्फेयर लेयर होती है, आप कहेंगे इसका तो नाम थोड़ा अलग सा है, हाँ, ये मिलती है आपकी लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और 85 किलोमीटर की ऊंचाई कौन सी लेयर में हमने जानी थी, हमने जानी थी अभी अभी आयन मंडल में। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर तक का जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, आयन मंडल का होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव तरंगे या रेडियो तरंगे इसी मंडल में पाई जाती है। और जो थर्मोस्फेयर मंडल होता है ये हमारा आयन मंडल का निचला हिस्सा होता है। ठीक है, निचला हिस्सा, तो 80 से 85 के लगभग इसके आसपास जो निचला हिस्सा होता है आयन मंडल का, उसी को थर्मोस्फेयर कहते हैं। और इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, सबसे ज्यादा गर्म परत इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, जिसमें पूछा गया है पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो अभी हम रेडियो एक्टिव तरंगों की बात कर रहे थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गया। तो मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल, बताइए। तो आयन मंडल से की परत के द्वारा क्या होता है, इन रेडियो एक्टिव तरंगों को फिर से रेडियो तरंगों को क्या किया जाता है, वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। और इसकी ऊंचाई मैंने आपको अभी बताई, लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो आपकी कौन सी लेयर की होती है, आयन मंडल की होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका इसी क्वेश्चन का ये तो थोड़ा सा सॉल्यूशन इसको बढ़ा करके दिया गया है। बाकी इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमारा क्या बच जाता है, आप कहेंगे ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, अर्थक्वेक हमने देख लिया, हमने वायुमंडल देख लिया, ज्वालामुखी वाले क्वेश्चंस हम कल की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे और उसके साथ एक टॉपिक भी सीख लेंगे, कोई भी एक नया टॉपिक। ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी उसमें रख लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता। तो हम इस क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, विराम देंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो आपको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे दोपहर में मुलाकात होगी हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, वहां उस पर क्लिक कर लीजिए, लिंक पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उसी में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं आपको पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।